नमस्कार, मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 2 मई और दिन है सोमवार का। चलिए चलते हैं आज के कोट की तरफ। इट सेज सोसाइटी कैन एग्जिस्ट ओनली बाय मीन्स ऑफ द वर्क इट डज ऑन इटसेल्फ एंड ऑन इट्स इंस्टीट्यूशंस। रिटन बाय माइकल फोकल्ट। तो माइकल कहते हैं कि सोसाइटी जो है मतलब कोई भी एक इंस्टीट्यूशन तभी रह सकता है जब वो खुद पर और खुद के इंस्टीट्यूशंस पर काम करे, मतलब खुद के जो बिल्डिंग पिलर्स जो हैं उन पर काम करे कॉन्स्टेंटली। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज मोमेंट। So it is written by Shyam Saran, who is a former diplomat. He says deeper nuanced diplomacy is called for to capitalize on global attention Delhi is receiving. देखिए, ये बात कर रहे हैं उसके बैकड्रॉप में जिस प्रकार से अभी रायसीना डायलॉग हुआ था और काफी सारे डिप्लोमेट जो थे वो न्यू दिल्ली आए थे, ठीक है, फ्रॉम ऑल अलोंग द यूरोप। लेकिन देखने की बात इसके अंदर ये थी कि चाइना और रशिया से कोई भी डिप्लोमेट्स नहीं आए थे। तो देखिए, चाइना और रशिया के डिप्लोमेट्स का नहीं होना एक प्रकार से पिटी है, मतलब दुखद खबर है। लेकिन जितने डिप्लोमेट्स आए थे उनके बीच जो डायलॉग हुआ था वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए उस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो समिट थी, जो रायसीना डायलॉग था, उसका इनॉग्रेशन किया था उर्सुला वॉन जी ने, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, ठीक है। अब इसमें ऑड क्या है कि हमेशा जिस प्रकार से इनॉग्रेशन के टाइम पर पहले जो स्पीच होती है हमारे पीएमओ नरेंद्र मोदी जी की होती है, लेकिन उन्होंने इस बार उर्सुला वॉन जी को इनॉग्रल स्पीच का मौका दिया, ठीक है। तो ये जो ओकेजन था, इस पर हम बता सकते थे कि किस प्रकार से इंडिया का पर्सपेक्टिव है ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के प्रति। मतलब कि अगर इनॉग्रेशन की स्पीच जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है वो देते, तो वो एक रूट सेट कर सकते थे कि किस प्रकार से जो डायलॉग है वो आगे जाना चाहिए, ठीक है। इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, जो पूरी चर्चा चली रायसीना डायलॉग में वो नहीं चल रही थी, बट इन फैक्ट जो इंडिया चाहता था उस की टॉपिक्स पर बात हो जाती अगर इनॉग्रल स्पीच नरेंद्र मोदी जी ने दी होती। पर ठीक है, जो इनॉग्रल स्पीच नहीं थी, बहुत सारी बातें हुई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे वो जो थे थोड़े से उन्होंने डिफ्लेक्ट किया इंडिया की एक्सपेक्टेशंस को स्कोर पे, मतलब टैक्टिकल तरीके से। किस प्रकार से कि देखिए, उन्होंने ये बात को एम्फेसाइज किया कि जिस प्रकार से वेस्ट ने जो एशिया है उसको एक मेस बनाकर, उसको गलिबल बनाकर छोड़ दिया, तो इंडिया जैसी कंट्रीज जो है उन्हें डील करना पड़ा सारी जो दिक्कतें आई फिर साउथ एशिया के अंदर, ईस्ट एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया में थे उसके साथ। तो जो इंडिया है उसको डील करना पड़ा, इसके जो भी सीरियस चैलेंजेस थे और उन्हें कन्फ्रंट करना पड़ा। तो इंडिया को जरूरत है कि वेस्ट जो है वो अब और ज्यादा हेल्प करे इंडिया की इन ऑर्डर टू काउंटर ऑल दीज थिंग्स इन द फ्यूचर, ठीक है। तो इंडिया है जो अभी रशिया के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। इंडिया क्या कर रहा है कि रशिया के अगेंस्ट अभी कुछ नहीं कह रहा है, बिकॉज इंडिया रशिया टाइज थे। लेकिन अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए अब, तो रशिया जो है ऑलरेडी एक वीकेंड पावर बन चुकी है। वेस्ट जो है उसको हमेशा से ज्यादा, सबसे ज्यादा दुनिया में आज जरूरत है इंडिया की, मतलब जितनी पहले जरूरत थी उससे सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि उन्हें साउथ एशिया के अंदर, ईस्ट एशिया में, इनफैक्ट फुल एशिया पैसिफिक के अंदर काउंटर करने के लिए जरूरत है इंडिया की टू चाइना एज वेल एज रशिया। देखिए, पहले जो चाइना था वो भी अलाय था वेस्ट का, स्पेशली जर्मनी एंड फ्रेंच लाइक कंट्रीज, और जो रशिया था उनका तो वॉर ही चल रहा होता था वेस्ट और ईस्ट का। तो उस टाइम इंडिया की इतनी वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब जब चाइना और रशिया दोनों ही एक दूसरे के एंटी है तो इंडिया की काफी वैल्यू है। लेकिन इंडिया की दिक्कत ये है कि उन्हें अभी सबसे बड़ा जो पोटेंशियल थ्रेट है वो चाइना है। अब देखिए, लेकिन चाइना और रशिया की जो बढ़ती हुई दोस्ती जिससे इंडिया एप्रीहेंड हो रहा था पहले, उससे अब इतना डरने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखिए, ये जो दोस्ती है बहुत ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, कि दोनों ही जो पावर है चाइना और रशिया अपने आप के अंदर
सुप्रीमेसी ढूंढती है, सुप्रीम अपने आप को देखती है। तो जब एशिया वन का जो ये आएगा मोराल, तो इसके अंदर चाइना बिगर प्लेयर होगा या रशिया बिगर प्लेयर, और इस बारे में दोनों के बीच झगड़ा होना बिल्कुल जरूर, बिल्कुल इनएविटेबल है, ठीक है। तो इंडिया जो है अपने क्वाड पार्टनर्स यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशियन कंट्रीज, इन सबके साथ अच्छे टाइज हैं। तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए इनफैक्ट ये सारी कंट्रीज खुद चाहती है कि इंडिया जो है वो एक की रोल, एक इन्फ्लुएंशियल पावर प्ले करे। तो इंडिया को भी ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको हार्नेस करना चाहिए अपने ब्रॉडर स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो इंडिया को जो है अपनी रशिया के साथ टाइज को डाउनग्रेड करने की अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चाइना और रशिया का एक रिलेशनशिप है वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं हो, वैसे भी खराब होने ही वाला है। तो इंडिया तब रशिया के पास होना चाहिए, इंडिया और रशिया के एलाइज जो टाइज है उस वक्त बेहतर होने चाहिए, भले ही अभी चाइना के साथ ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। एट द सेम टाइम इंडिया को वेस्ट के साथ भी रिलेशनशिप बनाना चाहिए, उसको बेहतरी करना चाहिए, सो दैट जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो बनता रहे। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया को सबसे ज्यादा जो फायदा है वो होता है जब वो ट्रेड करता है वेस्ट के साथ, नॉट विद द ईस्ट, ठीक है। क्योंकि मोस्टली काफी सारी जगह ऐसा होता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी नाम होता है, ठीक है। फिर ट्रेड प्रेफरेंसेस भी मिलती है डेवलपिंग कंट्रीज को, तो इंडिया को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। अब जो है इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि इसी चीज के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वेस्ट से उसको लेने पर ज्यादा एम्फेसाइज करे, ठीक है। बाकी चाइना रशिया के इंटरेस्ट अलाइंड है नहीं, तो इंडिया को क्लोज रिलेशनशिप मॉस्को से बनाकर रखना ही चाहिए। अच्छा, अब देखिए जो रशिया और चाइना का कमिटमेंट था टू डिसमेंटल द वेस्टर्न डोमिनेटेड ऑर्डर, अब इनका जो फेथ है वो नए इंटरेस्ट जो है उनके अंदर आ चुका है। जैसे कि जो यूरेशियन पावर है, जो ज्यादा इंडिया का कंसर्न है, उस पर इंडिया को ध्यान देने की जरूरत है। तो जो डिक्लेरेशन है ये ऑल्टरनेटिव नहीं है इंडिया के इंटरेस्ट का, मतलब इंडिया अगर सिर्फ ऐसा कहेगी कि हम इंडिया के साथ, हम रशिया के साथ नहीं है लेकिन हम उसके अगेंस्ट भी नहीं है, तो ये चीज इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। एक सब्सटैंशियल जो स्टेप है वो लेने की जरूरत है। नेक्स्ट है कि देखिए अब रशिया इतना ज्यादा क्रिपल हो गया यूक्रेनियन वॉर के बाद कि अब उसकी ये हालत तो बिल्कुल नहीं बची कि वो फिनलैंड और स्वीडन को प्रिवेंट कर पाए नेटो ज्वाइन करने से। तो ये जो सारी चीजें हैं, और जब वेस्टर्न पावर अनरीजनेबल प्रेशर डाल रही थी इंडिया पर यूक्रेन इशू पर कि कुछ ना कुछ बड़ा स्टेटमेंट इंडिया दे जिससे इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप खराब हो, ये चीज इंडिया ने जो की है कि हमेशा अपना एक डिप्लोमेटिक न्यूट्रल स्टैंड बनाकर रखा है एटलीस्ट ऑन रशिया इशू, विच इज कमेंडेबल, क्योंकि इन द लॉन्गर रन हमें रशिया से अच्छे टाइज बनाकर रखने हैं। ऑल्दो इतनी जरूरत नहीं है इंडिया को कंसिडरिंग द मिलिट्री और ऑयल सप्लाईज, बिकॉज मिलिट्री सप्लाईज भी जो है डाइवर्सिफाई कर दिए इंडिया ने अपने। फ्रेंच और अमेरिकन, जर्मन काफी सारे जो एयरक्राफ्ट है, टैंक्स है, उन पर ध्यान देती है अब इंडियन गवर्नमेंट। दूसरी चीज जो है ऑयल सप्लाईज, तो हमारे वैसे भी काफी कम ऑयल सप्लाईज जो है वो ही आते हैं रशिया से। मैक्सिमम जो ऑयल सप्लाईज हमारे वो मिडिल ईस्ट से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारा कोई फायदा है इसलिए हम सोच रहे हैं कि चलिए एक नया इंडिया रशिया के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन जियो पॉलिटिकली अगर हम रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करते हैं रशिया के साथ तो इट विल बी गुड फॉर बोथ द रीजनल स्टेबिलिटी एज वेल एज द इंडियन डोमिनेंस। नेक्स्ट इज लेटर एंड स्पिरिट। तो एक्सेस टू जस्टिस फ्रेम्ड कॉन्वर्जेशन एट meet presided by Prime Minister and CJI, executive and judiciary must work together to realize it। देखिए जो है अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड विच वॉज प्रिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर NV रमन्ना जी। ये किस बात पर कॉन्फ्रेंस हुई थी? रिगार्डिंग द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो भी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कि किस प्रकार से जो जस्टिस है उसको इम्प्रूव किया जाए फॉर द कॉमन मैन। तो इसमें काफी सारी बातें निकल कर आई। सबसे पहली तो ये थी कि बेल देने की बात की गई ओवर 3.5 लाख अंडर ट्रायल लोगों को जो अभी भी जेल में बंद है, मतलब उनका ट्रायल भी नहीं हुआ है सालों से और
वो जेल में बंद है, मतलब उनकी सुनवाई के बिना ही अभी उनके ऊपर कि आरोपी है वो वाला अभी प्रूव भी नहीं हुआ है, गिल्टी भी नहीं प्रूव हुआ है, लेकिन वो जेल में बंद है। तो ये जो चीजें हैं पब्लिक के ट्रस्ट को कम करती है फ्रॉम द जुडिशरी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रायल तो हो नहीं रहे, लेकिन जो है सबसे पहले लोग जो जुडिशरी जो पुलिस है पकड़कर जेल में बंद कर देती है। तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनको थोड़ा बढ़ाने की बात की गई है। दूसरी चीज जो है, जो गवर्नमेंट है उनका जो फॉल्ट रहता है अपॉइंटमेंट में कि अपॉइंट ही नहीं करते हैं वो जजेस को, उसको फास्ट ट्रैक किया जाए। और साथ ही जो जुडिशरी का खुद का फॉल्ट रहता है कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं करती वो ठीक है, लेकिन जुडिशरी के अंदर से जो रेकरेंस आता है कि इस जज को रेफर करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए, वो खुद भी डिले होता है। तो इन चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, जुडिशरी और गवर्नमेंट दोनों को ही। और फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक प्रपोजल दिया था एक सेपरेट स्टैट्यूटरी बॉडी का। जो ये सेपरेट स्टैट्यूटरी बॉडी होगी ये बोथ स्टेट और नेशनल लेवल की होगी। और ये बॉडी क्या करेगी, ये जो बॉडी होगी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करेगी। और जो लेकिन नेशनल वाली बॉडी थी उसको गवर्नमेंट ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स है उन पर जो ऑलरेडी इतना बर्डन है उनके बर्डन को और बढ़ा देगी। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है लोकल लैंग्वेज में वो होनी चाहिए, ये चीज था नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। एक तो बात हुई थी सबसे पहली कि बेल से जो है रिमूव कर देना चाहिए अंडर ट्रायल वालों को जेल से। दूसरी चीज एक स्टैट्यूटरी बॉडी एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। तीसरी अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात की गई थी। और चौथी जो थी रीजनल लैंग्वेज में बात होनी चाहिए, ताकि जो आम जनता है उनके लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल रहे जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो। अभी क्या होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश में प्रोसीडिंग होती है, जबकि लोकल कोर्ट में लोकल लैंग्वेज में। तो ये जो चीज है इंग्लिश की जगह दूसरी लैंग्वेज भी यूज हो, इसके बारे में भी बात हुई थी। तो जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने जो थे उन्होंने चीफ जस्टिस के जो ये बेल वाले इनिशिएटिव थे इसको लॉर्ड किया है और कहा है कि बिल्कुल सही बात है कि जब तक ये ट्रायल नहीं हो रहा है तब तक उन्हें बेल मिल जानी चाहिए, ठीक है। और जो दूसरी चीज है, ये जो फॉल्स एफआईआर वाले केसेस होते हैं, देखिए जो अकाउंटेबल है, जो जस्टिस देना चाहिए वो काम कोर्ट्स का है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का काम एग्जीक्यूटिव का है कि एग्जीक्यूटिव को भी ये अपना अपने ऊपर ही ऑनर्स लेना चाहिए कि जो लॉज है उसका मिसयूज ना हो। मतलब अभी जिस प्रकार से जिग्नेश मेवानी केस में देखा गया था कि हाई कोर्ट ने पुलिस जो थे उन्हें डांट लगाई कि क्यों आपने फॉल्स एफआईआर फाइल की और कोर्ट का टाइम वेस्ट किया। देखिए कोर्ट का जो काम है वो यही है कि वो इन केसेस के अंदर देखे कि ये चीज सही है या गलत है। तो ये टाइम वेस्ट वाली बात नहीं हुई, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि ऐसे केसेस ना ही लॉन्च हो। नेक्स्ट आर्टिकल है पाम ऑयल लेसन्स। यूक्रेन्स वर्क फोर्सेस रीथिंक ऑन हाइपर ग्लोबलाइजेशन, नेशंस नीड टू डी रिस्क अगेंस्ट द ओवर डिपेंडेंस ऑन फ्यू सप्लायर्स। देखिए जिस प्रकार से देखो हम तो जानते हैं कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा हाइपर ग्लोबलाइज होती है, हो चुकी है। एक सेमीकंडक्टर चिप भी होती है तो 70 देशों से घूमकर जाती है, इतनी छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप आपके फोन में लगने से पहले। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी जो एक हाइपर ग्लोबलाइज वर्ल्ड बन गया है जिसके अंदर कोई सी कंट्री बहुत ज्यादा अच्छी होती है, स्पेसिफिक होती है एक काम में, दूसरी कंट्री ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती है दूसरे काम में। तो जो इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। एक एग्जांपल दिया जाए तो जो पाम ऑयल है, जो इंडिया के एनुअल वेजिटेबल कंजम्पशन का ऑलमोस्ट 40% है, विच इज 22 to 23 मिलियन टन ऑफ ऑयल। तो 40% ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो पाम ऑयल का होता है। और जो पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो मलेशिया और इंडोनेशिया से पूरी होती है। इनफैक्ट इंडोनेशिया से नियरली 60% वर्ल्ड का आउटपुट होता है ऑयल का। और अगर उसी कंट्री में जो है डोमेस्टिक शॉर्टेजेस आ जाए ऑयल की तो वो कितनी खतरनाक बात है, ठीक है। दूसरी कोई भी कंट्री इतनी ज्यादा अभी मैनेज नहीं कर पा रही है पाम ऑयल को निकालना, क्योंकि इंडोनेशिया मलेशिया ग्लोबल हब थे और अब वहां पे डोमेस्टिक शॉर्टेज आ गई। क्यों? क्योंकि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के बैकड्रॉप में जो ऑयल के प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और जो पाम है, जो पाम ऑयल सोयाबीन ऑयल
ये सारी चीजें थी, कंट्रीज ने अपने बायोडीजल बनाने के अंदर डाइवर्ट कर दिए कि हमारा खुद का प्रोडक्शन है तो हम यहाँ बायोडीजल बनाएंगे। और उसके बाद सोयाबीन ऑयल की बात करें तो साउथ अमेरिका की जो क्रॉप थी वो इस बार ड्राई हो गई, ठीक है। इंडोनेशिया ने सारे एक्सपोर्ट बैन कर दिए ऑयल के। तो ऑयल के, एक पेट्रोल वाला जो ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल, उसके शॉर्टेज से ग्लोबल शॉर्टेज वेजिटेबल या ईटिंग ऑयल की भी, कुकिंग ऑयल की भी आ चुकी है। और इतनी ज्यादा शॉर्टेज क्यों आ गई है? देखो, पाम ऑयल का जो रेट था मुंबई में $1975, अभी पिछले हफ्ते देखा गया जो $1175 के आसपास हुआ करता था एक साल पहले। तो ये जो फूड इन्फ्लेशन है वनस्पति घी से, ये सिर्फ घी के अंदर नहीं बल्कि ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, नमकीन, मिठाई, इन सब के अंदर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वनस्पति घी है, जो पाम ऑयल है, उसका यूज इन्हीं चीजों को बनाने में होता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि सोप, कॉस्मेटिक, इनके अंदर भी होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये डिसरप्ट हो गई जस्ट बिकॉज जो पाम ऑयल है उसका इंपोर्ट कम हो गया फ्रॉम अ कंट्री विच वाज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। तो अभी जो है इससे हम ये सीख देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक कंट्री के ऊपर ओवर डिपेंडेंस होना बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है। और जिस प्रकार से जो हमारी ऑयल डिपेंडेंस थी इंडोनेशिया में, वो तो ओवर द टॉप ही थी, ठीक है। तो जो आत्मनिर्भर भारत का एक सपना है वो प्रोटेक्शनिज्म के अंदर चला गया एक प्रकार से। ऐसा लग रहा है कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको अगर वन टाइप कैपिटल सब्सिडी दी जाए, टैरिफ सपोर्ट दिया जाए, तो हमारी जो इंपोर्ट पैरिटी प्राइसिंग है वो कंपैरेटिवली ग्लोबल मार्केट से एक स्टैंडर्ड डोमिनेंस के अंदर आ जाएगी। और जिससे हमारा जो ऑयल होगा, हमारा जो पैडी और व्हीट से निकलने वाला ऑयल होगा, मस्टर्ड ऑयल होगा, पाम ऑयल होगा, ये सारी चीजें भी ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, ताकि एक प्रकार से हम भी जो ऑयल मार्केट है उसके अंदर की रोल ग्लोबल मार्केट में अपना शेयर कर पाए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है कास्ट अमंग द मुस्लिम्स। तो ये जो है आर्टिकल, इसके अंदर जो एडिटर है वो लिखते हैं कि किस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हिंदू सब ग्रुप है वहां पर कास्ट का बहुत ज्यादा जो है कास्ट गेम चलता था, बल्कि मुस्लिम्स के अंदर भी ये जो कास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और देखा गया कि किस प्रकार से अपर कास्ट मुस्लिम और लोअर कास्ट मुस्लिम के अंदर डिफरेंसेस हैं इन द इकोनॉमिक, सोशल, बिहेवियरल, एजुकेशनल लेवल। तो आइए जानते हैं इस बारे में। जो पिछले 2 दशक है तब से देखा जा रहा है कि किस प्रकार से कास्ट जो है मुस्लिम्स में, उनके ऊपर डिस्कशन बढ़ता जा रहा है। और बहुत सारे इवेंट्स हुए इसके कंट्रीब्यूशन जो किया है, उसमें पहला है कि मंडल पॉलिटिक्स जो था उसमें जो लोअर कास्ट मुस्लिम ग्रुप है, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, जिन्होंने कलेक्टिवली अपने आप को लोअर कास्ट मुस्लिम ने पसमड पसमड अपने आप को नाम रखा है, तो उनके काउंटिंग के लिए एक साशर कमीशन रखा गया था, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रखा गया था। और उनकी जो रिपोर्ट्स है उनके बारे में अब डिस्कशन चल रहा है। और इसके अलावा एक स्टडी भी आई है, अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, जो जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट में, उसमें भी नए जो फिगर्स आए हैं वो काफी ज्यादा शॉकिंग है, और उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो ये जो रियलाइजेशन है कि मुस्लिम्स भी है कास्ट सिस्टम से अफेक्टेड, और इसके बहुत फार रीचिंग इफेक्ट्स भी। देखिए, जो दलित क्रिश्चियंस है उनको एक दलित स्टेटस मिलता है, लेकिन जो दलित मुस्लिम्स है उन्हें स्टेटस तो मिला है, लेकिन उन्हें जो है, जो बैकवर्ड कास्ट है, उन्हें शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं मिला है, ठीक है। तो हुआ क्या कि वैसे वो भी उतनी गरीबी में, लेकिन जो बेनिफिट्स एक शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन को मिल सकते हैं, वो बेनिफिट्स एक शेड्यूल कास्ट मुस्लिम को नहीं मिल पाते। ये क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ डेटा जो है उसने ये काफी ज्यादा परपेचुएट किया है। देखो, जो हमारा इंडिपेंडेंस था उसके बाद से जो कास्ट डिस्टिंक्शन था वो सिर्फ हिंदूज के लिए रखा गया, क्योंकि हिंदू के अंदर कास्ट डिफरेंशिएशन बहुत प्रिडोमिनेंट था, और बाकी जितनी भी कम्युनिटी थी उनको जस्ट एज अ कम्युनिटी काउंट किया गया, नॉट बाय द कास्ट डिफरेंसेस इन देम। लेकिन अभी जो रिपोर्ट है 1871 कास्ट सेंसस की, वो शो करती है कि किस प्रकार से 19% अपर कास्ट और 81% लोअर कास्ट मुस्लिम्स हैं। तो मैक्सिमम जो मुस्लिम्स हैं वो लोअर कास्ट में, और जो लोअर कास्ट मुस्लिम है
उनका जो है 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो कहने का मतलब है कि जो अभी नया वाला साचार कमेटी रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है लोअर कास्ट, जबकि मंडल कमीशन कहता है कि 52% है, जिसमें दलित अभी तो इंक्लूडेड भी नहीं है। तो ये जो कास्ट काउंटिंग का डिसकंटिन्यूएशन हुआ था, उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आई कि देख भी नहीं पाए कि एक्चुअली मुस्लिम्स की क्या हालत हो रही है, कौन सा कहाँ पर स्टैंड करता है। अगर इसका एक डेटा देखा जाए तो उसमें किस प्रकार से अपर और लोअर कास्ट मुस्लिम जो है अर्बन और जो रूरल जगह है वहां पर कितने स्ट्रॉन्ग और कितने ग्रीफ में रह रहे हैं, उसका एक जायजा लेते हैं। तो स्टडी बताती है कि अराउंड 76% ऑफ मुस्लिम जो है वो लोअर कास्ट के हैं, जो पहले जो 1871 का सेंसस था उसमें 81% था। ये लेटेस्ट स्टडी की बात कर रहे हैं। इसमें दलित मुस्लिम जो है वो अराउंड 24% है, ठीक है, और काफी सिग्निफिकेंट है, लेकिन बहुत कम पॉलिसी डिसीजंस उनको ध्यान में लेकर की जाती है। देखो जितने जो मुस्लिम लेजिस्लेटर्स भी हैं या फिर जो अपर पोस्ट पर है, उनमें भी 70% तो सिर्फ अपर कास्ट है, और जो अपर पोस्ट पर है उसमें तो सिर्फ 97% से ज्यादा मुस्लिम जो है अपर कास्ट है, 2 से 3% बस लोअर कास्ट रहे होंगे, जबकि अभी भी उन्हें कास्ट डिस्टिंक्शन, इनफैक्ट अनटचेबिलिटी तक का कास्ट डिस्टिंक्शन फेस करना पड़ता है। अब एक पॉवर्टी की बात देखिए कि जो रूरल पॉवर्टी है दलित्स में और ओबीसी मुस्लिम में, वो 53 और 42% है, जबकि जो अपर कास्ट है उसके अंदर 31% ही पॉवर्टी। तो जो दलित मुस्लिम्स है उनमें 53%, जबकि जो अपर कास्ट है सिर्फ 31%। वैसे ही अगर हिंदूज का देखा जाए एक कंपैरिजन करके, तो हिंदूज के अंदर ये कंपैरेटिवली कम है, भले ही हिंदू जो है शेड्यूल कास्ट देखा जाए या लोअर कास्ट हिंदू देखा जाए। तो कहने का मतलब है जो दलित और लोअर कास्ट मुस्लिम है वो मुस्लिम्स में तो लोअर स्ट्रेटा में आती है, और हिंदू मुस्लिम दलित्स में भी कंपैरेटिवली और लोअर स्ट्रेटा में आते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गलीबल और प्लायबल उनकी हालत हो चुकी है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो कास्ट सेंसस है उसको एटलीस्ट एक स्टडी की तरह मानकर उसके ऊपर कि किस प्रकार से हम ये जो लोअर कास्ट मुस्लिम है उनको, उनकी जो हालत है उनको ठीक कर पाए और जो पॉवर्टी उनसे एलिवेट कर पाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। द किसिंजेरियन मैंटल, तो जयशंकर जो है, एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ही इज बेस्ट प्लेस टू क्रैक द यूक्रेनियन डिप्लोमेटिक इम्पायर। इस बारे में बताते हैं एडिटर विक्रम सिंह मेहता। तो ये जो मेहता है ये कहते हैं कि किस प्रकार से पहले जब अरब इजराइल वॉर, जो यॉम किपर वॉर चल रहा था, उसके अंदर हेनरी किसिंजर ने अपनी डिप्लोमेटिक जो है टैक्ट लगाकर उसे जल्द से जल्द अमेरिकन मीडिएशन से खत्म किया था, और अब किस प्रकार से जो एस जयशंकर है वो अपने ब्रिलियंस के चलते इसे ठीक कर सकते हैं। वो बताते हैं 2-3 चीजें किस प्रकार से एस जयशंकर ने काफी बेहतर काम किए हैं इंडिया के लिए, बीट नेपाल एंड 2 अदर कंट्रीज सच एज, जो पहले इजराइल में भी रह चुके हैं, यूएस चाइना के लिए भी एम्बेसडर बन चुके हैं। तो वो जो है काफी ज्यादा अब नॉलेज नो हाउ रखते हैं कि किस प्रकार से जो रशिया यूक्रेन और दूसरी जगह जो समीकरण चल रहे हैं किस प्रकार से चल रहे हैं, और वो खुद इतने मतलब एक बैंटर की तरह है कि खुद वो इतने ग्लोबलाइज हो चुके हैं, उनकी खुद की जो वाइफ है वो एक दूसरी कंट्री से है, तो काफी ज्यादा वो पर्सपेक्टिव समझते हैं कि किस प्रकार से ग्लोबल मार्केट इज वर्किंग। तो क्या एस जयशंकर इस बार जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके अंदर मीडिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक हेनरी किसिंजर, उस बारे में बात की गई है। बहुत ज्यादा खास आर्टिकल नहीं लगा ये, मतलब काफी ज्यादा जार्गन्स है रादर देन वर्क, बट ये जो आर्टिकल है कास्ट अमंग मुस्लिम्स, ये काफी काम का है, इसे एक बार देखना चाहिए। तो दैट वाज अबाउट टुडे गाइज। अगर आपको आज के एडिटोरियल्स पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं इसी समय पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।